जय हिंद एवं वंदे मातरम। दोस्तों वी विल ब्लो एवरीथिंग एंड टेक द ऑयल, ये कोई छोटा मोटा फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि ट्रंप का दिया गया अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। और ये ईरान के रेफरेंस में दिया गया है। मतलब एक प्रकार से ट्रंप अब उस फ्रस्ट्रेशन लेवल तक जा चुके हैं जिसमें वो सब कुछ दांव में लगा सकते हैं आने वाले टाइम में, वो भी अमेरिका के नाम पर। और जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसका एक समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन इंटेंशन यहां पर भी उनका क्लियर है, ऑयल को लेना, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में लिया गया था। अगर आप आज के न्यूज चैनल्स देखेंगे, आप अपडेट्स को देखेंगे, तो वही आपको सुनने को मिलेगा। यूएस इजराइल ईरान वॉर न्यूज लाइव अपडेट्स विल ब्लो एवरीथिंग अप एंड टेक द ऑयल, ट्रंप फ्रेश वार्निंग इफ ईरान डजंट मेक अ डील। अब ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने फाइनल वार्निंग देकर रखी थी कि 48 आवर्स है ईरान के पास कि ट्यूसडे के पहले कोई डील कर ले। और इवन संडे तक यह भी बोला गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि एक अच्छे चांसेस है, देयर इज अ स्लाइटली गुड चांस कि कोई एक अच्छी डील हो सकती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन किया जा सकता है। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो वही है, हैवी बॉम्बिंग फेस करना पड़ जाएगा फिर ईरान को। और हुआ भी कुछ वैसे ही। अगर आज मंडे सुबह की बात करें, दोपहर तक की भी बात करें ना, तो हैवी बॉम्बिंग हो रही है फिलहाल। लेकिन इसी बीच पूरी दुनिया में और उनके स्टेटमेंट के पीछे का प्रॉपर एनालिसिस क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूं। यहां पर आपको लगातार वही अपडेट्स देखने को मिलेंगे। अब एक प्रकार से अब फ्रस्ट्रेशन का यह भी कारण बताया जा रहा है कि अमेरिका को जिस तरीके का भारी नुकसान हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका जिस तरीके से यूरोप का भी सपोर्ट चाह रहा था, नेटो मेंबर्स का भी सपोर्ट चाह रहा था, अमेरिका को वो बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं मिल रहा है। पूरा अकेला अलग थलग पड़ चुका है इजराइल के, ईरान के और अमेरिका के इस जो वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसमें। और नुकसान हो भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी को। वैसे तो देखा जाए ईरान भी इसका बड़े अच्छे से बदला निकाल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी नस है पूरी दुनिया की जिसको वो दबाकर बैठा है, तो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे खासे स्टैब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर चाहे वो मिलिट्री बेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर मिडिल ईस्ट की अदर जो इकोनॉमी मानी जाती है जिसमें ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, गैसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं, ईरान अब उसको भी लगातार टारगेट करने में लगा हुआ है। क्योंकि ईरान जितना ज्यादा टारगेट करेगा, अमेरिका की जिम्मेदारी बनती थी कि वो मिडिल ईस्ट के उसके अलाइज को सपोर्ट करे, उसको असिस्ट करे, एड करे, हेल्प करे, प्रोटेक्ट करे। लेकिन अमेरिका भी वो करने में अब नाकाम हो चुका है। अतः पैसा अमेरिका का इस युद्ध में लगते जा रहा है और यही अब डोनाल्ड ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन का कारण बन चुका है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का दोस्तों क्यूआर कोड दिया गया है। अगर आपने अभी भी हमारा टेलीग्राम चैनल मान लीजिए ज्वाइन नहीं किया तो एक बार ऐसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी से रिलेटेड जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। आपको कहीं और से फिर करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगर बात करें हाइलाइट्स की, तो हाइलाइट्स का सिर्फ और डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का मैं आपको ट्वीट बताना चाहूंगा जिसमें उन्होंने ऐसी धमकी दी है जो अपने आप में किसी भी देश के लिए फाइनल वार्निंग तो बताई जा रही है, लेकिन हां, इसे आप एक ऐसा जियो पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक भी दे सकते हैं जिसमें अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव भी बनाना चाह रहा है कि कोई ना कोई डील या नेगोशिएशन कर ले। लेकिन ईरान अभी भी अमेरिका की किसी भी बात को, इवन डोनाल्ड ट्रंप को, सीरियसली नहीं ले रहा है। एआई जनरेटेड वीडियोस बना रहा है, मीम्स पोस्ट कर रहा है, अच्छे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करके रखा है। आप समझ सकते हैं कि ईरान को एक्चुअली में अमेरिका और इजराइल दोनों देशों ने काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। रिमेंबर व्हेन आई गेव ईरान 10 days टू मेक अ डील और ओपन अप द हॉर्मुज स्ट्रेट, टाइम इज रनिंग आउट, 48 आवर्स बिफोर ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम। और ये जो 48 आवर्स है ये हो रहे हैं ट्यूसडे को एंड, मतलब कल ये समाप्त हो रहे हैं। अब कल हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार अमेरिका क्या कदम लेता है। यहां पर वार्निंग टू ईरान, विल ब्लो एवरीथिंग अप एंड टेक द ऑयल, यही अपने आप में सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे, ब्रिज डे, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the strait, माफ कीजिएगा इस शब्द को नहीं पढ़ेंगे अपन, you crazy इस शब्द को भी नहीं पढ़ेंगे, you will be living in hell, just watch and praise to Allah. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, ये जो ट्वीट है, पहले तो इस ट्वीट के बारे में यह बताया जा रहा था कि यह एक फेक अकाउंट से दिया गया है, लेकिन वास्तव में बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फॉक्स न्यूज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। तो अपने आप में ऑन अ सीरियस नोट बहुत ज्यादा बंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका है
और बहुत जल्द ही अमेरिका एक बड़ा कदम ले सकता है। इसे एक बहुत बड़ी अभी तक की फाइनल वार्निंग देखी जा रही है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा अमेरिका इस युद्ध में टिका रहेगा, कोई बीच का रास्ता नहीं निकालता है, उसकी इकोनॉमी गिरते जाएगी, जिसका नुकसान अमेरिका को झेलना होगा। वो बात अलग है कि अमेरिका इस नुकसान का जो खामियाजा है वो मिडिल ईस्ट से वसूलना चाह रहा है कि हमारा इतना पैसा, इतना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इक्विपमेंट सब बर्बाद हुए हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, लेकिन मिडिल ईस्ट भी मिडिल ईस्ट है। वो बात अलग है कि अमेरिका के बहुत तगड़े अलाइज हैं, लेकिन ईरान लगातार अगर उनको भी टारगेट कर रहा है तो मतलब ईरान उससे भी नहीं डरता है, और ईरान इतना केपेबल है। अब यहां पर जो रिसेंट में बिल्कुल अभी की फ्रेश जो अपडेट आया उसे देखिएगा। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स हैव रिसीव्ड अ ड्राफ्ट प्रपोजल, दोनों के पास एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया है जिसमें 45 डे का सीज फायर की डिमांड की जा रही है और ये नेगोशिएट किया जा रहा है। इसमें मीडिएटर का जो रोल प्ले किया है, ये प्रपोजल भेजा गया है इजिप्ट, पाकिस्तान और टर्किश मीडिएटर्स के थ्रू। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईरान और यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, फॉर एग्जांपल ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगराची और मिडिल ईस्ट में जो यूएस के एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, इन दोनों ने मना कर दिया है और फिलहाल ऐसी कोई भी यहां पर सीजफायर के ऊपर बात नहीं हो रही है। अब यहां पर अगर बात की जाए इस देश की, तो इसकी तो अलग समस्या है, अपन नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाइए क्यों सीजफायर की डिमांड की जा रही है। क्योंकि भारतीय वेसल्स की बात की जाए या फिर वो वेसल जिसमें भारतीयों का झंडा लगा हुआ है, वो वेसल तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं। और उन देशों की अगर बात की जाए तो बकायदा वहां पर पेट्रोल रिजर्व, एलपीजी का जो एक बना हुआ है अभी फ्लो, वो बना हुआ है, लेकिन बाकी सब देशों की ज्यादा स्थिति खराब है। और यहां पर जो नेगोशिएट कर रहे हैं, इनकी स्थिति तो इतनी खराब है कि इनके पास आप मान के चलिए इतनी महंगाई है कि हो सकता है कि संभवतः वो बिना टमाटर वाली ग्रेवी खा रहे हो और पेट्रोल इतना महंगा हो गया हो कि जाने आने के भी उनके पास लाले पड़ जाए। तो यहां पर समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसका कारण है ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा। किसी भी देश की बात नहीं सुन रहा है। बस मजेदार बात यह है कि हेड्स ऑफ टू इंडियन डिप्लोमेसी कि भारत अभी भी बरकरार है और बहुत अच्छी खासी पोजीशन में। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको पहली बात बताता हूं। फिलहाल तो आप इसको समझिएगा कि ये किस मोमेंट पे आ रहा है। यहां पर मिडिल ईस्ट आखिरकार फिर से इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो यहां पर मैं आज आपको ओपेक के बारे में बताना चाहूंगा कि फिलहाल ईरान भी ओपेक का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। और सिर्फ ईरान नहीं, कतर, इराक और यहां पर अगर आप देखेंगे वेनेजुएला, ये सारे के सारे देश जो आपको दिख रहे हैं ये सब ओपेक मेंबर्स है। ओपेक एक ऐसा संगठन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और ये जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ये स्टैब्लिश हुई थी आपका एज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे स्टैब्लिश किया गया था 1960 में और इसका हेडक्वार्टर वियना में बनाया गया था। कुल मिला के गल्फ और पेट्रोल पर ये जो ओपेक है इसका बहुत अच्छा खासा डोमिनेंस है। और देखिए यूएस ने कब्जा किया वेनेजुएला पे और वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर यूएस ने अपना पूरा एक कब्जा जमा के बैठा है। और देखिए षड्यंत्र भी कैसा था, वेनेजुएला को यह बोलता था कि ये अमेरिका में एक पाउडर भिजवाता है, स्मगलिंग करवाता है, गैर कानूनी काम कराता है। इसके कारण अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, सोची किसी देश के राष्ट्रपति को उसी देश से उठाकर वो अपने देश ले आया और बाद में इसके ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका ये उस स्थिति में कर रहा है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कर रहा है जब खुद अमेरिका की जो इकोनॉमी है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन देखिए दूसरे के तेल के ऊपर अमेरिका की नजर है। और देखिए एक बड़ी ही अच्छी अजीब तरह की मानसिकता आपको समझ में आएगी कि पूरी दुनिया में अमेरिका खुद को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे करता है। किसी भी देश में जाता है ये बोलकर कि हम वहां पर शांति स्थापित करेंगे, बल्कि सच ये रहता है कि अमेरिका आपको वही मिलेगा जहां पर सबसे ज्यादा किसी ना किसी के ऐसे बड़े रिजर्व्स रहेंगे जहां से अमेरिका को लाभ होता है। अपन बात करें फिलहाल ऑयल रिजर्व्स की। अब ओपेक का डोमिनेंस होने के कारण मिडिल ईस्ट हमेशा से बहुत ज्यादा कंसर्निंग एक हमारे लिए मुद्दा रहा है। बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हमेशा यहां पर कोई भी चीज होती है तो बहुत ज्यादा वो तेजी गति से एस्केलेट हो जाती, इंटेंसिफाई हो जाती, जिसका पूरा का पूरा नुकसान पूरी दुनिया को होता है। कैसे होता है, ऑयल के दाम तुरंत बढ़ने लगते हैं क्योंकि सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो जाता है और हर एक देश में महंगाई बढ़ती रहती है। और ये उन देशों की अपन बात कर रहे हैं जो पूरे तरीके से निर्भर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर बैठा ही हुआ है ईरान और अदर गल्फ कंट्रीज जो ओपेक का हिस्सा भी है, मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो की सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड है। क्योंकि अगर एक देश रास्ता रोक रहा है तेल के आने जाने का तो फिर बाकी देश में भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, प्रोडक्टिविटी को नुकसान होता है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन होता है। और वही बात है, किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम रहती है तो फिर महंगाई तो बढ़ती ही बढ़ती है। और इसी चीज से पूरी दुनिया अभी समस्या में है और यही एक कारण बताया जा रहा है ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन का। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्रंप की क्लियर आपको ऑयल स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक ईरान में आईआरजीसी नहीं था,
एक तरीके से उनके रिजर्व्स पर अमेरिका और यूके का कंट्रोल रहता था। आईआरजीसी 1979 में जब से आया है, उसने अमेरिका और यूके को अपने देश से बिल्कुल भगाया है और फुल कंट्रोल किया है उसके रिजर्व्स का खुद के ऊपर। मतलब आप समझिए, जो रिजर्व्स उनका खुद का है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किया है। और यही कहानी है, यहां पर ऑयल को सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल वेपन बनाया जा रहा है। मतलब एक तरीके से जिसके पास ऑयल का कंट्रोल है उसी का ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, जो अमेरिका के हाथ से चला जा रहा था। इकोनॉमिक क्रैश होते जा रही थी। और वैसे तो देखा जाए आज भी, क्योंकि सबका ट्रेड डॉलर में होता है, तो युद्ध में फायदा हमेशा अमेरिका को तो हुआ है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन फिर भी समय बदलते जा रहा है, भारत भी अलग अलग तरीके के रास्ते अपना रहा है। भारत भी चाह रहा है कि अगर रशिया के साथ हमारा कोई पैक्ट हो तो हमारी लोकल करेंसीज में हो। तो धीरे धीरे करके समय बदल रहा है। लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी भी ऑयल एक जियोपॉलिटिकल वेपन बना हुआ है, और जिसके पास ऑयल पर कंट्रोल है वही ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। और अमेरिका फिर से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट करके, ऑयल सप्लाई का डिस्ट्रप्शन करके, प्राइसेस को राइज करके, इन्फ्लेशन बढ़ाकर, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट करके। और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका अब लेने से मना कर रहा है। और यहां पर देखिए, ईरान का भी एक अच्छा खासा मुद्दा है। ईरान तो बिल्कुल पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। आईआरजीसी क्या बोला? आईआरजीसी का जो पब्लिक रिलेशंस है, उन्होंने बोला, इन रिस्पॉन्स टू अमेरिकन स्ट्राइक अगेंस्ट अ पेट्रोकेमिकल प्लांट इन महशर, द स्ट्राइक ऑन B1 ब्रिज इन कराज, एंड इन रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स थ्रेट, IRGC aerospace forces as an initial warning have started targeting petrochemical energy infrastructure in the region। किस रीजन की बात हो रही है? गल्फ रीजन की बात हो रही है। और उन देशों की बात हो रही है जो अमेरिका के अच्छे खासे एलाय है, जिनका दुनिया में समझिएगा बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट है ऑयल का, LPG सप्लाई का। इसको टारगेट करके पूरी कमर तोड़ी जा रही है। और उसका खामियाजा अब यूएसए के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि भैया तुम्हारा ही ईगो था युद्ध करना, तो अब झेलो, अब आप झेलो। और जिम्मेदारी अगर आप नहीं लोगे तो फिर पूरी दुनिया तो फ्रस्ट्रेट हो ही रही है। ट्रंप का एक और बड़ा, सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण है, जिस युद्ध में अमेरिका चाह रहा था, अमेरिका खुद की एक मिलिट्री पावर को शो कर रहा था, अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, चाइना की तरफ से न्यूज आ रही है कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहां पर नंबर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट है, जिसका आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को क्या नुकसान हुआ। फिर चाहे आप F-35 की बात करें, F-15E स्ट्राइक ईगल की बात करें, A-10 थंडरबोल्ट 2 की बात करें, यहां पर E-3 सेंट्री, AWACS, KC-135 टैंकर, कई सारे हेलीकॉप्टर्स है, रीपर, UCAV, इतनी सारी चीजें यहां पर डिस्ट्रॉय हो रही है। मतलब आप समझिए, अमेरिका की एक ऐसी इकोनॉमी इस युद्ध में लगी हुई है कि अमेरिका को इस युद्ध में बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे ना कि ये कितना नुकसान अमेरिका झेल चुका है, तो आप समझिए ये पूरी 50 साल की GDP हो सकती है पाकिस्तान की। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो युद्ध अमेरिका का नहीं था, अमेरिका उस युद्ध में घुसकर खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। खुश कौन हो रहे हैं? दूसरे बड़े प्लेयर्स। क्योंकि अगर अमेरिका की पावर कम होती है और दुनिया में एक वैक्यूम जनरेट होता है पावर का, तो वहां पर जाहिर सी बात है चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। चाइना के अलावा रशिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और यहां पर चाइना के ऑफिशियल न्यूज चैनल के हिसाब से देखिए, टोटल लॉसेस आर एस्टिमेट टू एक्सीड $2 बिलियन, और इसे वो वसूलना चाह रहा है गल्फ कंट्रीज के, मतलब जो अमेरिका के एलाइज है। यहां पर देखिए, अभी रिसेंट का जो है, यूएस इंटेलिजेंस वॉर्न ईरान अनलाइकली टू ईज हॉर्मुज स्ट्रेट चोक होल्ड सून। और यूएस के पास यह भी इंटेलिजेंस है कि आप कितना ही प्रयास कर ले नेगोशिएशन का, डील का, लेकिन ईरान इसको नहीं खोलने वाला। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलने वाला। और अमेरिका यह चाह रहा है कि बम्बार्डिंग करके ईरान को घुटने पे लाया जाए, लेकिन आईआरजीसी किसी मूड पर नहीं है कि वो अमेरिका के सामने झुक जाए। कारण क्या हो रहा है, इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? देखिए, ग्लोबल ऑयल प्राइस ट्रेंड के हिसाब से 2026 में ये 100+ तो कब का जा चुका है और ज्यादा बढ़ चुका है। और यहां पर जो कंट्रीज दैट आर मोर एट रिस्क जो है, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, यूरोप की अगर बात की जाए तो देखिए, फिलीपींस में तो इमरजेंसी ही डिक्लेयर कर दी है। जापान की बात करें तो हाई में है, साउथ कोरिया की बात करें तो हाई रिस्क में, इंडिया की अगर बात की जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है फिलहाल जो काफी मीडियम रिस्क पर चल रहा है। यूरोप तो काफी ज्यादा हाई रिस्क पे चल रहा है। और भारत क्यों मीडियम रिस्क पे चल रहा है? क्योंकि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। अगर आप देखेंगे अगल बगल महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है, तेल के दाम बढ़े जा रहे हैं, LPG के 20%, 30%, 23%, 24%, 25%, 30, 40% तक का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। भारत में ऐसी समस्या नहीं है। तो यहां पर भारत इस आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। और हां, ये हेड्स ऑफ टू डिप्लोमेसी, एक बार फिर से बोलेंगे कि यहां पर कोई ना कोई तो ऐसा हमारा डिप्लोमेटिक लेवल पर काम चल रहा है कि भारत फिलहाल
इतने बड़े रिस्क पर नहीं है, खतरा नहीं है, लेकिन हाँ प्रिपरेशन बहुत जल्दी चल रही है। फिर भले ही आप इसे इलेक्शन से जोड़ के देख लो, किसी भी चीज से जोड़ के देख लो। तो यहां पर भारत अभी फिलहाल बना हुआ है। और ट्रंप का मैं आपको बता दूं एक और जो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण है ना, नाटो से सपोर्ट ना मिलना। ट्रंप ये चाह रहे थे कि ईरान के युद्ध के टाइम ट्रंप को जो यूरोपियन कंट्रीज का साथ मिल जाए, मतलब एटलीस्ट जो अमेरिका की यूरोप में मिलिट्री बेसिस है, अमेरिका को उन मिलिट्री बेसिस का यूज करने मिल जाए। फिलहाल जो नेटो के पास है, नेटो के भी मिलिट्री बेस अमेरिका को यूज करने मिल जाए, ताकि ईरान को चारों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन देखिए, स्पेन ने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, यूके ने मना कर दिया, सब ने बहुत बुरे तरीके से मना किया। फ्रांस ने और यूके तक ने तो ये तक बोल दिया है, फ्रांस ने ये बोला है ये हमारा युद्ध नहीं है, दिस इज नॉट अवर वॉर। ये बहुत बड़ी बात होती है। और यूके ने बोला है कि फिलहाल तो कुछ टेक्निकलिटी के हिसाब से यूएस को अलाउ कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में यूके ने भी सिरे से मना कर दिया है कि वो अब साथ देगा तो किसका, किसी का भी साथ नहीं देगा, मतलब अमेरिका को तो बिल्कुल साथ नहीं देगा। तो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ अमेरिका उतरा था, सिरे से सबने मना कर दिया। आप देखिए भारत की फिलहाल अभी पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो अभी भी भारत का जो एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो बना हुआ है। और देखिए बना हुआ है का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की अगर बात की जाए तो भारत के पास 75+ डेज का अभी भी रिजर्व है। और अभी भी रिजर्व इसलिए मेंटेन है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं, और कुछ वेसल्स तो ऐसे हैं जिसके झंडे, मतलब जिस वेसल में भारतीय झंडा है उन वेसल्स को भी वहां से जाने दिया जा रहा है। देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, अभी रिसेंट की न्यूज है, इंडियन फ्लैग्ड वेसल ओन बाय जापान बेस्ड फर्म क्रॉसेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहां पर देखिए जैपनीज शिप जिसके ऊपर भारतीय झंडा था वो भी क्रॉस हो चुकी है। और भारत के अभी देखिए बिल्कुल रिसेंट की न्यूज है, ग्रीन आशा ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुका है। दिस मार्क्स द एर्थ इंडियन वेसल है, एलपीजी है जिसके पास, जो 28 फरवरी से अभी मतलब भारत पहुंचने वाला है। इसके पहले भी ग्रीन सानवी नाम का लार्ज गैस कैरियर जिसके पास 46,650 मेट्रिक टन ऑफ एलपीजी कार्गो था, वो भी भारत आ चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में तो लगातार भारतीय वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं, मतलब अगर आ रहे हैं तो फिलहाल हमारी सप्लाई चेन को खतरा नहीं है। लेकिन ये जो चीज चल रही है ये अपने आप में एक शॉर्ट टर्म मेजर है। भारत की अगर बात की जाए तो एलपीजी में भारत की सप्लाई बनी हुई है। और अगर आप ऑयल की बात करें तो रशिया भारत को लगातार ऑयल भेज रहा है, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। और भारत क्या कर रहा है, उसे रिजर्व करने का भी काम कर रहा है और उसे रिफाइन करके दूसरे देश को भी बेचना चालू कर रहा है। भारत श्रीलंका को भी दे रहा है, कुछ ऐसे देश है जिनको जरूरत पड़ी भारत उनको भी दे रहा है। तो मतलब अगर आप पिक्चर देखेंगे तो भारत इस आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। लेकिन फिर भी भारत का जो फिलहाल रिजर्व है, भारत की जो स्थिति है वो शॉर्ट टर्म है, इसलिए भारत भी एक चाह रहा है कि बीच का रास्ता जल्दी निकल जाए। हम तो स्टेबल है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर खतरा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, तो भारत भी बहुत ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कितनी ही बड़ी हमारी सबसे अच्छी पॉलिटिकल पाथ हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक पाथ बनी रहे। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न फिलहाल यही बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं निकला तो हां समस्या तो है। और यहां पर अब वक्त है, हमें वेट करना पड़ेगा कि ट्यूसडे को आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच में क्या हो रहा है। हो सकता है कि कोई अच्छी न्यूज भी सुनने मिल जाए। लेकिन हां, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना डोनाल्ड ट्रंप की, इससे पूरी दुनिया परेशान है। और फ्रस्ट्रेशन का कारण आपने देख ही लिया है, नाटो से मदद ना मिलना और पूरी दुनिया में जो एक इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है उसका पूरा ढीकरा अमेरिका के ऊपर आना, ये भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है अमेरिका की। कमेंट करके दोस्तों आपको जरूर बताना है कि इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है, और आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या स्थिति बन सकती है। जय हिंद एवं नमस्कार आप सभी को।